नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंडला कांड की, भारत का पहला बड़ा घोटाला। ये सिर्फ एक वित्तीय गड़बड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि इसने एक नई नई आज़ाद हुई सरकार की जड़ों को हिला दिया था और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही के लिए एक नई लकीर खींच दी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1957 में, भारतीय संसद के गलियारों से। आज़ादी मिले बस एक दशक ही हुआ था और देश अपने भविष्य की नींव रख रहा था। लेकिन तभी संसद के अंदर एक ऐसा राजनीतिक बवंडर उठा जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देनी थी। सोचिए, ये कोई आम राजनीतिक बहस नहीं थी। एक तरफ थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके ठीक सामने खड़े थे उन्हीं के दामाद फिरोज गांधी। अब दोनों के बीच रिश्ते पहले से ही कह सकते हैं कि कुछ खास अच्छे नहीं थे। और जब फिरोज ने संसद में एक ऐसा चुभता हुआ सवाल उठाया जिसने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो इस पारिवारिक तनाव ने एक बड़े राजनीतिक घोटाले की आग को और भड़का दिया। देखिए, फिरोज गांधी के लिए एलआईसी सिर्फ एक सरकारी कंपनी नहीं थी। वो इसे संसद की संतान कहते थे, एक ऐसी संस्था जो जनता के पैसे की रखवाली के लिए बनाई गई थी। और उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो जनता के पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की धांधली को सामने लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही ससुर और उनकी सरकार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। तो आखिर ये पूरा मामला था क्या? इस घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार से मिलना होगा। एक ऐसा शख्स जिसका नाम था हरिदास मुंद्रा। हरिदास मुंद्रा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उसने शुरुआत की एक मामूली लाइट बल्ब बेचने वाले के तौर पर, लेकिन बहुत जल्द वो शेयर बाजार के सारे दांवपेच सीख गया। उसका तरीका क्या था? वो छोटी मोटी कंपनियों के शेयर खरीदता, फिर अफवाहें फैलाकर और सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब खुद ही अपने शेयरों को खरीद बेचकर उनकी कीमतें आसमान पर चढ़ा देता। देखते ही देखते उसने करोड़ों का साम्राज्य बना लिया। लेकिन 1950 के दशक के आखिर तक उसका यह पूरा ताश का महल ढहने लगा था और उस पर जाली शेयर बेचने जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके थे। और बस यहीं से कहानी में उस सौदे की एंट्री होती है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। एक ऐसा सौदा जिसमें सीधे सीधे जनता का पैसा दांव पर लगा हुआ था। तो हुआ ये कि हमारी अपनी सरकारी कंपनी एलआईसी ने हरिदास मुंद्रा की छह डूबती हुई कंपनियों में 1.24 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कर दिया। आज शायद ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और ये पैसा किसका था? ये जनता का पैसा था, जिसे ऐसी कंपनियों में झोंका जा रहा था जो दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। और मकसद सिर्फ एक था, बाजार में उन शेयरों की कीमतों को बनावटी तरीके से गिरने से रोकना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये सौदा हुआ कैसे। देखिए, नियम ये कहता है कि एलआईसी का कोई भी इन्वेस्टमेंट पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाएगा जो उसे परखेगी। लेकिन इस केस में सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। ऊपर से सरकारी दबाव आया, सीधे सीधे निवेश कर दिया गया और बेचारी कमेटी को तो बस बाद में बता दिया गया कि हाँ, ऐसा हो गया है। ये साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन था। अब जैसे ही फिरोज गांधी ने संसद में इसका पर्दाफाश किया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये खबर अखबारों की हेडलाइन बन गई और लोगों में गुस्सा फैल गया। सरकार पर इतना ज्यादा दबाव बना कि उसे एक्शन लेना ही पड़ा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सार्वजनिक जांच जैसी आज़ाद भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस जांच की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी स्पीड और इसकी ट्रांसपेरेंसी। जस्टिस एमसी छागला की अध्यक्षता में एक कमीशन बना और यकीन मानिए, उसने सिर्फ 24 दिनों में अपनी जांच पूरी कर ली। सारी सुनवाई खुले में हो रही थी, कोर्टरूम खचाखच भरे रहते थे और लोग रेडियो से चिपके रहते थे हर एक डिटेल सुनने के लिए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश ही एक अदालत बन गया हो जो अपने नेताओं से जवाब मांग रहा था। जस्टिस छागला ने तब एक बहुत बड़ी बात कही, एक ऐसा सिद्धांत दिया जो आज भी उतना ही जरूरी है। उनका मानना था कि जब जनता का पैसा दांव पर हो तो जनता को यह जानने का पूरा हक है कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी ही निष्पक्षता की सबसे बड़ी गारंटी है। ये उस वक्त के लिए क्रांतिकारी सोच थी जिसने पब्लिक लाइफ में जवाबदेही का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। आयोग के जो नतीजे आए वो एकदम साफ और बहुत तीखे थे। जांच में पाया गया कि ये सौदा बाजार को संभालने के लिए नहीं किया गया था, जैसा कि सरकार कह रही थी। ये भी साफ हो गया कि अगर इन्वेस्टमेंट कमेटी से पूछा जाता तो वो इस सौदे को कभी पास नहीं करती।
और सबसे बड़ी बात, आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि वित्त मंत्री अपने सचिव के कामों के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। ये एक जबरदस्त संदेश था कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जांच के नतीजों ने भारतीय राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया। इसका असर फौरन भी हुआ और बहुत लंबे समय तक महसूस भी किया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी के मुख्य किरदारों का अंजाम क्या हुआ और इस घोटाले ने भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी। नतीजे बहुत तेजी से सामने आए। घोटाले का मुख्य किरदार हरिदास मुंडड़ा गिरफ्तार हुआ और जेल गया। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब देश के वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी कैबिनेट मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में अपना पद छोड़ना पड़ा हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार, जिसे तब तक कोई चुनौती नहीं दे सकता था, उसकी साख पर भी गहरा धब्बा लगा। लेकिन इस घोटाले का असर सिर्फ कुछ इस्तीफों या गिरफ्तारियों तक ही नहीं था। इसने पहली बार देश के सामने उस नापाक गठजोड़ को बेनकाब किया जो नौकरशाही, बड़े बिजनेस और राजनीति के बीच पनप रहा था। इसने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं और कैसे सत्ता में बैठे लोग अपने फायदे के लिए जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर सकते। और शायद यही इस घोटाले की सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव विरासत है। इसने एक मिसाल कायम की। इसने ये साबित कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो भ्रष्टाचार की तेज और पारदर्शी जांच मुमकिन है। इसने ये भी दिखाया कि सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को भी उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इस कांड ने भविष्य के लिए जवाबदेही का एक नया बेंचमार्क तय कर दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। मुंदड़ा कांड ने पारदर्शिता और जवाबदेही का जो ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या आज हम उस पर खरे उतर पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऐतिहासिक घटना को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने तब से लेकर अब तक कितना सफर तय किया है।